जय साथियों, चलिए आज इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर देखते हैं। इससे पहले आपको पहला चैप्टर मुद्रा एंड बैंकिंग करवा चुके हैं, तो मुद्रा एवं बैंकिंग का 3 क्लास आपको करवाए हैं। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार ऐसे हमको सबसे पहले इसी को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमने आपको मुद्रा एंड बैंकिंग पहले पढ़ा दिए थे। ठीक है, कोई नहीं, चलिए हम इसको भी देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, और आपका बंद अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, ओपन अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, यानी सभी टाइप्स का इसमें हम देखने वाले हैं। और बेरोजगारी के भी प्रकार इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू हम जरूर करवा रहे हैं आपको, लेकिन हम पूरे डिटेल्स में चर्चा करते हुए चलेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, चलिए पहले समझिए। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर, ध्यान रखिएगा, जिसमें उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसकी नियंत्रण होती है, सरकार के नियंत्रण होते हैं, इससे हम कहते हैं आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए इसी को दूसरे प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं। यानी क्योंकि सरकार का नियंत्रण रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, सरकार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ना कि उस पर सामूहिक नियंत्रण होते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसे समझिए। तो देखिए इस ऑप्शन आप चलिए ऑप्शन में देखिए, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ आपको मिलेगा, तो आपको केवल और केवल ऑप्शन बी में मिलेगा कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होते हैं। सामूहिक मतलब क्या, सभी का। और सरकार किसका होते हैं, सभी का होते हैं, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनते हैं। तो वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होती है या सामूहिक स्वामित्व होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अब समझिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सिंपल भाषा समझिए कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी संस्था यानी कंपनी कह सकते हैं, निजी संस्था या निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। निजी संस्था या निजी व्यक्ति का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे अंतर है। कैसे, एक चीज यहाँ पर देखिए, आपको बताए थे समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है, तो सरकार के नियंत्रण होते हैं। ठीक है, सरकार के नियंत्रण होते हैं। ठीक है, सरकार चाहेगा तो उस वस्तु का अधिक निर्माण करेगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब सप्लाई किसी वस्तु को ज़्यादा रहेगा तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट में प्राइस क्या आएगा, कम हो जाएगा। इसका स्वाभाविक है, जो सामान ज़्यादा मिलेगा उसका प्राइस कम ही रहेगा। जो सामान मार्केट में कम मिलता है यानी जिसका सप्लाई कम रहता है वही क्या होता है, महंगा हो जाता है। ठीक है, महंगा हो जाता है। तो महंगाई को कम या ज़्यादा कौन कर सकता है समाजवादी में, सरकार के हाथ में। क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देंगे। हाँ, उसके लिए पूंजी भी चाहिए। तो लेकिन सरकार के पास इतना पूंजी होते भी नहीं है कि हर चीज को सरकार कर सकते हैं हर क्षेत्र में। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा नुकसान भी यह है कि पूंजी के अभाव होते हैं। ठीक है, हाँ, नियंत्रण रहता है सरकार का हर चीज पर, महंगाई पर, हर चीज पर। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उसमें देखो उत्पादन के साधनों पर निजी संस्था का क्या होता है, नियंत्रण रहता है। ठीक है, अब निजी कंपनी को देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी, उसका प्रोडक्ट है तो वो अपने अनुसार बेचते हैं।
अपने अनुसार क्या करते हैं, रेट डिसाइड करते हैं। अब किसी कोचिंग संस्थान को देख लीजिए, क्या करते हैं, अपने अनुसार डिसाइड करते हैं। या किसी, ये छोट मोट का बात नहीं हम करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो उसका डिसाइड कौन करता है, प्राइस खुद करते हैं। बैच का कितना प्राइस रखूंगा, तो या किसी कंपनी के देख लीजिए, तो इसमें क्या है कि नियंत्रण किसके हाथ में रहता है, उस निजी व्यक्ति के हाथ में रहता है। लेकिन फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पास आपका यानी पूंजी की कमी नहीं होती है, उसके पास पूंजी अधिक होते हैं, तो वो किसी क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। जब निवेश करेंगे तो आपको अच्छे फैसिलिटी भी देगा। अब देखेंगे सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में क्या अंतर आता है। सरकारी अस्पताल में आपको इतना केयर नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन प्राइवेट में आप जाओगे तो हर व्यवस्था रहता है, भले पैसा आपसे ज़्यादा लेता है लेकिन व्यवस्था हर चीज़ का रहता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे प्राइवेट संस्था अस्पताल है जो लूट भी रहे हैं, तो सरकारी कौन छोड़ रहे हैं, सरकारी में तो लूट रहे हैं। मैं समझाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, समझिए आप कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, अंतर है, ठीक है। तो यही है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब देखिए अमेरिका क्या है, इसका उदाहरण क्या है, अमेरिका है, जापान है, ये सब क्या है, पूंजीवादी देश है। वहाँ क्या है, पूंजीवादी देश है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मूल्य नियंत्रण कौन करता है, तो बाजार करते हैं। बाजार करने का अर्थ ये हुआ कि बाजार में जितने भी कंपनियां हैं, ठीक है, उसके उत्पादन कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। स्वाभाविक आप भी समझते हैं, यदि वो वस्तु मार्केट में ज़्यादा रहेगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। जब वस्तु आपका कम रहेगा तो स्वाभाविक है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो नियंत्रण आपका बाजार करते हैं, ठीक है। तो पूंजीवादी में आपका मूल्य का निर्धारण कौन करते हैं, बाजार करते हैं, ध्यान रखना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण आपका सरकार ही करते हैं, ठीक है। यही दोनों में अंतर है। तो समाजवादी का उदाहरण कौन है, तो समाजवादी का सबसे अच्छा उदाहरण आपका रूस है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आपका रूस भी आपका परफेक्ट उदाहरण नहीं है, ना ही चीन इसका परफेक्ट उदाहरण है, ठीक है। पूरी तरह से समाजवादी नहीं है, वहाँ भी पूंजीवादी है। लेकिन पूंजीवादी का उदाहरण कौन सा है, तो अमेरिका है, ठीक है, जापान है, वो सब क्या है। अब देखो अमेरिका भी डेवलपमेंट कंट्री है, जापान भी है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट कंपनी हर चीज़ का नियंत्रण प्राइवेट कंपनी ही करते हैं, ठीक है, व्यवस्था भी उतना अच्छा देते हैं। तो ये हुआ दोनों में अंतर। अब चलिए इसका आंसर देखते क्या होगा। फर्स्ट में उत्पादन बाजार पर आधारित होता है, बिल्कुल सही। उत्पादन के साधन निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल सही है। श्रम सेवाएं मजदूरी दर पर आधारित होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। श्रम सेवाएं मजदूरी दर पर आधारित होते हैं, यानी देखिए इस पर क्या है ना, वो आपके उत्पादन की क्षमता के अनुसार ही आपको श्रम दिया जाएगा, ठीक है, आपके यानी काम के अनुसार, ठीक ना। यानी आप कितने वर्क करते हैं, कितने यदि फास्ट काम करते हैं या कितने मेहनती है, उसके आधार पर आपका श्रम तय होते हैं, नहीं आपके एज पर आपका तय होते हैं, नहीं आपके, यानी ये सरकारी नौकरी नहीं है कि आपका मंथली फिक्स कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप जैसे काम करेंगे वैसे आपका पेमेंट मिलेगा, ठीक है। आपका अगला है क्वेश्चन 3 है, कह रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखो मिश्रित मतलब क्या, नाम ही है मिश्रित, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी अंश हो और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी अंश हो, यानी दोनों का क्या हो, सहयोग हो। तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका उदाहरण कौन है, इसका परफेक्ट उदाहरण केवल भारत है, ठीक है, केवल भारत है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है और शुरू से ही अपनाया है, ठीक है। हाँ, 1991 के बाद भारत भी पूंजीवादी की तरफ क्या किया, रुख किया है, पूंजीवादी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। यदि आपसे अभी कोई पूछे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है, आपको हम ऑप्शन देते हैं। पहला मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, सुनिए पहले अभी के अकॉर्डिंग करें, यदि ऐसा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तब आंसर क्या होगा। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बी आपको दे देंगे हम पूंजीवादी की ओर, पूंजीवादी की ओर ज्यादा झुकाव। सी दे देंगे आपको समाजवादी की ओर ज्यादा झुकाव, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर ज्यादा झुकाव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे यदि आपको ऑप्शन दे दे
एग्जाम में, तब क्या कीजिएगा, तब इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी की ओर, पूंजीवादी की ओर ज्यादा झुकाव। क्योंकि आपको पता होगा कि 1991 ईस्वी में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाए थे भारत, ठीक है। और उसके बाद ही विदेशी कंपनियों के लिए भारत खोल दिए थे, ठीक है। उसके बाद ही विदेशी कंपनी भारत में आए थे, और इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय भारत जो है दिवालिया निकल गया था, क्योंकि वहां पर जो बीओपी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है व्यापार के लिए, वो संकट में आ गया था, यानी वो समाप्त होने के कगार पर थे। इसीलिए भारत ने पूंजीवादी को अपनाया था, ठीक है, 1991 में। उस समय के बाद से अब भारत जो है पूंजीवादी की ओर ज्यादा झुका हुआ है, लेकिन फिर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी भी हो और पूंजीवादी का भी अंश दिखाई दे। यानी देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व हो, यानी दोनों का सहयोग हो। आप देखते होंगे सरकारी स्कूल सरकार चलाते हैं, सरकारी अस्पताल सरकार चलाती है, प्राइवेट अस्पताल भी है, सरकारी स्कूल भी है तो प्राइवेट स्कूल भी है, दोनों चीज है। तो दोनों चीज क्या है, सह-अस्तित्व है, ठीक है, यानी दोनों एक साथ है। आपका अगला है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 कहता है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तभी आपको बताइए कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है, कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी क्या होते हैं। देखिए सिंपल है, क्लोज इकोनॉमी कहते हैं बंद, आप यानी किसी घर में बंद है, यानी कहने का देखिए जैसे ये मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, भारत है और ये अमेरिका है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था ना कि जैसे भारत है तो भारत किसी देश को कुछ सामान बेच नहीं रहा था, ना किसी देश से कोई चीज जल्दी ले रहा था, ठीक है। उस पर ऐसे नहीं था कि पूरे व्यापार पूरी तरह से बंद था, नहीं बंद नहीं था, लेकिन उस पर नियंत्रण था, उस पर टैक्स ज्यादा था, कर ज्यादा था, तो उसको 1991 ईस्वी में हटा दिया था, यानी कम कर दिया था बहुत सारे। तो उसी को कहते हैं क्या, उदारीकरण, ठीक है। तो ये 1991 में अपनाया। उसके बाद से क्या हुआ, तो भारत विभिन्न देशों से क्या हुआ, तो अपना आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है। यानी अपना क्या क्या व्यापार का जो नियम कानून था उसको साधारण बनाया, उसको सरल बनाया, और विदेशी कंपनियों को अपने देश में यानी निवेश के लिए आकर्षित करने लगा। तो उसी को तो बोलते हैं उदारीकरण, ठीक है। तो देखो बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो न तो किसी देश से वो आयात करते हैं, ठीक है, न ही किसी देश से वो आयात करते हैं, और न ही किसी देश से वो निर्यात करते हैं, उस देश को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। यानी उस देश का अर्थव्यवस्था बंद है, यानी वहाँ न ही वो किसी देश से कोई चीज़ खरीदता है और न ही किसी चीज़ को कोई किसी देश को कोई सामान बेचता है, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अब देखो आयात निर्यात में भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। तो सिंपल बात है, आयात का अर्थ होता है हम किसी चीज़ को कहीं से क्या करें, इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से ला रहे हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका से हम कोई चीज़ खरीदे हैं, कोई चीज़ ला रहे हैं, तो क्या हुआ, आयात हुआ। अब हम अमेरिका का कोई चीज़ बेचेंगे, ठीक है, तो अमेरिका का कोई चीज़ हम बेचेंगे तो ये क्या हुआ, ये हुआ निर्यात, ठीक है, ये क्या हुआ, निर्यात। तो आयात निर्यात सिंपल है, किसी चीज़ को हम बेच रहे हैं दूसरे देश को तो निर्यात हुआ, किसी चीज़ को हम खरीदे तो वो आयात हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, न ही तो वो किसी देश से आयात करता है, न ही निर्यात करता है। क्वेश्चन 6 आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। अब देखो अभी ये बताए हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था का जो जिसका संबंध किसी भी विश्व के किसी भी देश से न हो, तो उसी तो बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। यानी न ही किसी देश से कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, और न ही किसी चीज़ को कोई चीज़ देते हैं, ठीक है, नहीं कोई चीज़ खरीदते हैं, नहीं कोई चीज़ हम बेचते हैं, तो उसी को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब फिर एक आता है कि ओपन इकोनॉमी क्या होते हैं, तो इसी का उल्टा कर देना। यदि आपसे पूछे कि ओपन इकोनॉमी यानी ओपन अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था जो विभिन्न देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, ठीक है, आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे ओपन अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है। आपका अगला है वैश्वीकरण। अभी आपको हम बताए थे वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण का अर्थ क्या बताया था आपको कि भारत जो है या कोई भी देश है, कोई भी देश है, या भारत की एग्जाम्पल लेकर चलिए आप कि
वो विभिन्न देशों के लिए जो निवेश का रूल नियम है उसको क्या किया, तो बहुत साधारण कर दिया, या उस पर जो कानून था यानी उस पर जो टैक्स था उसको हटा ही दिया। तो इससे क्या हुआ कि निवेश बढ़ा। आज जो भारत है, भारत में इतना एफडीआई आते हैं, इसी का देन है, ठीक है। तो एफडीआई जो इतना आते हैं तो ये निवेश के रूप में आती है। इतना जो सड़क बनते हैं, इतना एयरपोर्ट बनते हैं, इतना जो ये सब बन रहे, ऐसे थोड़ी बन रहे हैं, वो सारा जो है विदेशी कंपनी निवेश कर रहे हैं भारत में, तब इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण का फायदा भी है, वैश्वीकरण का फायदा है। तो चलिए इसको वैश्वीकरण का आप बता ही दिए हैं, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। घरेलू मतलब अपनी अर्थव्यवस्था, जैसे भारत है तो भारत की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या हुआ। देखिए आपको बता चुके वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, जो दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को कम करता है या समाप्त करता है, वो क्या है, वो वैश्वीकरण है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, सबको पता होगा किसका योगदान है सबसे अधिक, तृतीय क्षेत्र का, सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र, समझ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और कितना योगदान है आपको वर्तमान का डाटा बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका डाटा है यानी भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का, ठीक है, यानी केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का हम डाटा बता रहे हैं। इसमें देखो आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, ये है आपका 18.03%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, ये है आपका 27%। तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, ये है आपका 55% है, ठीक है। तो ये वर्तमान का डाटा है, तो इतना योगदान है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है कि भारत को परिभाषित किया जाए, भारत को कैसे परिभाषित कर सकते हैं बताइए, ऑप्शन पढ़ के बताइए। एक खाद्य कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिकाय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिकाय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक पूंजी अधिकाय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। सबका अर्थ समझते हैं। यानी खाद्य मतलब क्या हुआ, खाद्य मतलब ये खाद नहीं समझना, खाद्य मतलब होता है कि जो खाद्य पदार्थ है, जैसे चावल, गेहूँ, अनाज, ये सारा अनाज, जितने भी अनाज है किस में आएगा, खाद्य फसल में आएगा। तो कह रहा है एक खाद्य कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं है। भाई भारत विश्व को चावल क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, गेहूँ निर्यात करते हैं, बासमती चावल को निर्यात करते हैं, तो खाद्य कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं है भारत। एक श्रम अधिकाय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, श्रम अधिकाय मतलब क्या हुआ, श्रम की अधिकता। तो ये देखो आपको पता ही होगा भारत जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में श्रम बल है, ठीक है। यदि इसी श्रम बल को कार्यशील श्रम बल में बदल दिया जाए तो, ठीक है, तो ये देश आज सबसे आगे रहेगा, ठीक है। तो श्रम तो है, लेकिन श्रम ऐसा है, श्रम मतलब क्या हुआ, यानी जो आपका कार्य करने वाले व्यक्ति हुआ उसी को बोलते श्रम बोलते हैं। तो कार्य करने वाले व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, युवा बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि गुणवत्ता की कमी है। सभी पढ़े लिखे नहीं है, सभी आपका यानी क्या कहते हैं कार्यशील नहीं है। तो श्रम अधिकाय के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि भारत में सबसे अधिक श्रम बल है। तो श्रम अधिकाय वाले अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित कर सकते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 है कि कृषि में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी प्रधानता देखने को मिलती है। अब चलिए, अब आपका आगे है बेरोजगारी पर क्वेश्चन, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि कृषि में किस रूप के आपका यानी बेरोजगारी देखने को मिलते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, या इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब ये होता क्या है, ये रटने से नहीं होगा। देखिए इकोनॉमिस्ट
आपको लगता होगा कि हार्ड विषय है, बहुत सारे स्टूडेंट लगता है कि सबसे हार्ड विषय कोई है तो ये इकोनॉमिक्स है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर, तो आपको सबसे आसान इकोनॉमिक्स नहीं लगेगा और सबसे मज़ा पढ़ने में आपको इकोनॉमिक्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं है, यह एक तरह से साइंस है, ठीक है। क्योंकि यदि आप इकोनॉमिक्स को एक बार समझ लिए साइंस की तरह, मैथ की तरह, फिर आप उसको बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप 6 महीना भी रिवाइज नहीं करेंगे ना तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बना देंगे। डाटा वाला नहीं बोल रहे हम, डाटा को इकोनॉमिक्स नहीं करते हैं, जो प्योर इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसीलिए आप क्लास को पूरा देखिए, और इसी कारण से हम इकोनॉमिक्स चैप्टर, इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट को हम सबसे पहले शुरू किए हैं। इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, तो इसी डर को भगाने के लिए हम शुरू किए हैं। तो देखो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, चलो समझाते हैं आपको। अभी आपको पता है क्या कि कृषि के क्षेत्र में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलते हैं। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है समझिए। अब देखिए कृषि में क्या होता है, जिस खेत में धान लगा होगा, ठीक है, जिस खेत को 2 व्यक्ति उस धान को काट सकती है, 2 व्यक्ति इस धान को काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति घर में 5 आदमी है तो 5 आदमी चले जाते हैं धान काटने के लिए इसी खेत का, आप देखे होंगे, देखते हैं। तो जिस खेत के धान को 2 व्यक्ति काट सकते हैं उसी में लगा हुआ है 5 व्यक्ति भी, या किसी घर में 7 आदमी तो 7 आदमी उसी को काट रहा है। तो देखो जिस खेत में धान को 2 व्यक्ति काट सकते थे उसको 5 व्यक्ति काट रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 व्यक्ति जो है वो क्या है, वो दिख रहा है आपको, काम कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये फालतू में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, उसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब दूसरी भाषा में कहे आपको, दूसरी भाषा में प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे क्या है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि आवश्यकता से अधिक व्यक्ति यदि किसी काम में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप समझ गए होंगे कृषि में क्यों कहते हैं। कृषि में आप देखे होंगे जिस खेत को यदि किसी खेत को यदि 5 महिला इस धान को रोप सकती है, महिला क्यों, पुरुष भी ले लीजिए, 5 व्यक्ति ले लीजिए, यदि किसी खेत को 5 व्यक्ति धान रोप सकते हैं, लेकिन उसी खेत में देखना तुम 10-10 व्यक्ति लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो 5 फालतू का व्यक्ति है तो उसका तो कोई यहाँ आपको दिख रहा है ये काम कर रहा है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं वो बेरोजगार है, क्योंकि है वो 5 ही आदमी काम, लेकिन उसमें लगा हुआ है 10 आदमी। तो यानी जितने की आवश्यकता है 5 ही के व्यक्ति का, लेकिन इसमें लगा हुआ है 10 व्यक्ति। तो जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे रहते हैं ना, उसी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी अदृश्य बेरोजगारी, क्योंकि आपको दिख रहा है ये 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो 5 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 5 व्यक्ति की ही आवश्यकता है, यानी 5 व्यक्ति ही इसको पूरा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद आप इस चीज़ को भूलिएगा। आपको हो सकता है ऑप्शन 10 तरह से दे, लेकिन फिर भी आप सही कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 12 है। 12 कहते हैं कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, फिर आगे हुई तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका मौसमी बेरोजगारी। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ढूंढ लिए, क्योंकि देखिए आपको पता होगा वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और आपका शरद ऋतु होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। देखो जिस मौसम में आपका धान की खेती का होता है, धान की खेती होते हैं, उसके बाद देखना कुछ दिन बीच में लोग काम नहीं रहता है किसान को, ठीक है। फिर आप आएगा गेहूं का खेती करने के लिए, तो इस बीच में जो गैप है ना वो क्या है, वही तो है आपको जब मौसम आ रहे हैं आपका खेती बाड़ी का, तब आप काम करते हैं, बाकी समय क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी मौसम के अकॉर्डिंग आप बेरोजगार रहते हैं, मौसम में काम मिलता है, बाकी आप खाली बैठे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर बहुत जगह आपको ऑप्शन डी मिलेगा, इनमें से सभी नहीं होगा, क्योंकि आगे आपको और हम समझाएंगे कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर केवल बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। फिर क्वेश्चन आ गया,
अब देखिए अर्थ यदि समझे होंगे तो आप इसका आंसर बता देंगे क्या होगा। अब ऑप्शन पढ़िए चारों और बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको समझा चुके हूँ, ठीक है, समझा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता है आप कभी भूलेंगे। तो क्या है, देखो ऑप्शन डी ऐसी दिख रहा है आपको, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, यानी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक लोगों का काम यदि लगा हुआ है तो यह एक प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है, फिर क्वेश्चन वही है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है, ये तो आपको पता ही है किससे है, कृषि क्षेत्र से। अब देखो कृषि क्षेत्र से है ये आप पढ़े हैं, लेकिन इसमें देखो आपका ऑप्शन ये भी दिया है ग्रामीण क्षेत्र से, तो आपको ये भी पता होगा कृषि ज़्यादातर कहाँ की जाती है, तो गांव में ही की जाती है। शहर में बहुत कम कृषि होते हैं लेकिन कृषि का प्रकार वहाँ बदल जाते हैं, व्यवसायिक कृषि होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा कृषि कहाँ होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। तो जब कृषि क्षेत्र आप दे दिए हैं तो ग्रामीण कृषि कहाँ होते हैं, ग्रामीण होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र भी आएगा, ठीक है, शहर में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका इसका केवल आंसर क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो चलिए देखते हैं किस में है 1 और 2, ऑप्शन डी में है, ठीक है, ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन कर आपका कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। चलिए पहले समझते हैं हम कि ये होता क्या है संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। सिंपल समझिए, वो तभी होता है जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नौकरियां का मतलब सिर्फ सरकारी नहीं प्राइवेट भी, ठीक है, जब नौकरियां श्रमिकों के कौशल के अनुरूप न हो, श्रमिकों के कौशल के अनुरूप न हो, ठीक है, कौशल के अनुरूप न हो, तो उस केस में आपको कहते हैं हम कि ये संरचनात्मक बेरोजगारी आ गया है, कौशल के अनुरूप न हो। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, देखिए कोई व्यक्ति जो है वो क्या है कि आईआईटी किया हुआ है, आईटीआई नहीं आईआईटी, ठीक है, आईआईटीएन है। अब उससे कोई कहे कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आप भर दो, रेलवे ग्रुप डी का नौकरी कर लो, तो क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे। यदि वो सही से आईआईटी किए होंगे ना तो बंदा कभी भी ये ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरेंगे, नौकरी करना दूर की बात है, ठीक है, क्योंकि उसके कौशल के अनुरूप नहीं है, जिस स्तर को कौशल पाया है उस स्तर का ये नौकरी नहीं है, तो उस केस में लोग नहीं करेंगे। दूसरी आपको एग्जांपल दिखाते हैं, अब देखो यही कारण है कि हमारे देश में ज़्यादा बेरोजगार लोग इसीलिए है क्योंकि उसका जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुरूप नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, मान लो कोई शिक्षक है, एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं, कोई शिक्षक है वो पहले यानी ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, खूब चल रहा था इसका कोचिंग, लेकिन जब से ऑनलाइन का ज़माना आया, ठीक है, तब से क्या हो गया, ऑफलाइन वाले शिक्षक का ना यानी उसका जो क्या कहते हैं, अरे इसका ऑफलाइन वाले टीचर का जो क्रेज है वो कम हो गया, ठीक है। अब कहेंगे बहुत सारे तो अभी भी चलता है वो, यदि आपको शायरी मारना आता है या चुटकुला कहना आता है या बच्चे को हंसाना आता है तभी चलता है, लेकिन जिसके पास नॉलेज है वो सिर्फ पढ़ाई के बात करता है ना, उसका देखना ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं चलता, कभी नहीं चलता है। तो यदि ऑफलाइन कोचिंग वो पढ़ा रहे थे पहले, अब आया ऑनलाइन का ज़माना, तो ऑनलाइन में क्या हुआ कि ऐसे शिक्षक भी बेरोजगार हो गया जो ऑफलाइन में अच्छा पढ़ा रहे थे, क्योंकि अब तो हो गया ऑनलाइन का ज़माना। ऑनलाइन में क्या है कि चलो ऑफलाइन पढ़ा भी रहे ना, तो ऑनलाइन में 10 को शायरी मार दीजिए तो उसी से लोग आपके पास स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा, समझ रहे ना। तो आजकल के टीचर का यही है, जिसको शायरी मारना नहीं आता वो वायरल नहीं होते हैं, कितना भी अच्छे पढ़ा ले। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ये ऑप्शन सी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या होगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी ऑप्शन सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन का आपका शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, शहर में किस तरह की बेरोजगारी देखते हैं। ग्रामीण तो पढ़ लिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखता है आपको गाँव में, लेकिन शहर में कैसे दिखता है। तो देखिए शहर में स्वाभाविक है कि शिक्षित लोग ज़्यादा बेरोजगार रहते हैं,
ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा कि शिक्षित लोग वहाँ पर बेरोजगार इसीलिए है क्योंकि वो तो हाई एजुकेशन का डिग्री ले रखा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम ग्रुप डी का फॉर्म भरे, ठीक है, उसके स्टेटस के अनुसार नौकरी नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल समाज में लोग स्टेटस देखते हैं कि हम क्या किए थे, क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन का आपका कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, आपको पता होगा, ये कृषि क्षेत्र में होते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और इसका ना आपका जो ऑप्शन देगा वो विभिन्न प्रकार के देते हैं। लेकिन यदि आप समझ गए हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए, ऑप्शन पढ़िए, अब ऑप्शन पढ़ के बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब आप ऑप्शन पढ़ के बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन सी होगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसका अर्थ समझाते हैं, ये सीमांत उत्पादकता क्या है। हम क्या बताएं आपको कि जिस खेत में दो व्यक्ति या जिस खेत का दो व्यक्ति धान काट सकते थे, ठीक है, जिस खेत के दो व्यक्ति धान काट सकते थे उसी में कितना व्यक्ति लगा हुआ है, 5 व्यक्ति लगा हुआ है। तो इसमें 3 व्यक्ति क्या काटे, 3 व्यक्ति का उत्पादकता क्या है, 0 है, क्योंकि वो तो 2 ही व्यक्ति कर सकता था, लेकिन इसमें 5 व्यक्ति आप लगाए हुए हैं, यानी 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगा है, फालतू को लगा हुआ है, तो इसी का उत्पादकता क्या है, 0 है, और इसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादकता। समझ रहे हैं, तो वो व्यक्ति दिख रहा है आपको काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में इसका प्रोडक्टिविटी 0 है कि वो 2 ही व्यक्ति कर सकता था वो काम। समझ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातक उत्तर डिग्री युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब मैंने देखो, स्नातक कर लिए हैं आप, बीए कर लिए हैं या बीएससी कर लिए हैं या एमए कर लिए हैं और एमएससी कर लिए हैं, ये डिग्री पाने से नहीं होता है। आप डिग्री तो आजकल आपका वो भी भारत देश में कहीं मिल जाएगा आपको, बिना पढ़े हुए, बस एडमिशन करवा लो। तो आप बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, एमए कर लिए, एमएससी कर लिए हैं, फिर भी आप बेरोजगार हो, तो वो किस बेरोजगार में आएंगे, तो सिंपल नाम में से शिक्षित बेरोजगारी, पढ़ लिख कर बेरोजगार है, क्योंकि आप सिर्फ डिग्री लेने पर ध्यान दिए थे, पढ़ने पर ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वो भी आपका यानी कंसेंस के साथ, यानी कि पढ़ भी रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और घूम रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कभी काम नहीं आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप लोग इसमें लगे रहते हैं ना गर्लफ्रेंड्स बनाने में, बॉयफ्रेंड बनाने में, ये कभी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा। ठीक है, मैं भी युवा हूँ, मेरा भी ज़्यादा एज नहीं है, मेरा भी अभी 28 ईयर्स है, अभी 29 होने वाला है। मैं भी अभी शादी नहीं किया हूँ, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ कि आप गर्लफ्रेंड के साथ घूमिए, बॉयफ्रेंड के साथ घूमिए और इसमें अपना टाइम गवाइए, पैसा गवाइए, ठीक है, और इज्जत भी गवाइए। ठीक है, इज्जत कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कोई अपने दिल पर मत लीजिएगा। मैं यही दिल्ली मुखर्जी नगर में टेस्ट देने गया था, ठीक है, 17वीं बीपीएससी के मेंस का टेस्ट देने गया था। जब वहाँ से निकल रहे थे ना, तो एक लड़का और लड़की दोनों, एक नहीं 2 लड़की थी, एक लड़का था साथ में, ठीक है, वो क्या करे, लड़की क्या कर रही है इस लड़का को, अबे गधे इधर आओ, गधे गधे, मतलब ऐसे शब्द के यूज कर रहा था। भाई साथ में वो थे, लेकिन शर्म मुझे आ रहे थे। बताओ, ये इज्जत रह गया लड़का का, कि लड़की तुमको गधा कहेगा, कुत्ता कहेगा, बानर कहेगा, तो फिर भी तुम उसके पीछे पीछे जाओगे, तुम उसको पिज्ज़ा खिलाओगे, बर्गर खिलाओगे। मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ, ठीक है, और जो भी स्टूडेंट इसके पक्ष में नहीं है ना, वही आगे बढ़ा है, वही अच्छे पोस्ट पे है, और कुछ इसके साथ में भी पोस्ट पे है, ऐसा नहीं है। अच्छी मिल जाए तो ज़िंदगी भी बना देती है, हम सबको खराब नहीं करते हैं। इसलिए कहेंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहिए, अपने माता पिता को देखिए क्या कर रहे हैं आपके माता पिता, उस पर ध्यान दीजिए, तभी आपको पढ़ने पर मन लगेगा। ठीक है, ये सब फालतू है, ये सब फालतू है। मैं भी युवा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको।
ठीक है। अब बताओ उस लड़का को क्या इज्जत है? लड़की बोल रही है गधा इधर सुनो, गधा इधर सुनो, बताओ क्या इज्जत है? लड़का ऐसे मुड़ी झुकाया हुआ है, हंस रहा है। बताओ तुम्हारा इतना इज्जत है कि तुम गधा करा, फिर तुम उसके साथ जा रहे हो, हाँ, बर्गर खिला रहे हो, पिज्जा खिला रहे हो, फिर तुमको गधा कर रही है। बताओ क्या इज्जत है यार? उस दिन देखे हम, शर्म मुझे आ रहा था उसको देख करके, शर्म मुझे आ रहा था। तो ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे काम आपको नहीं करना है। ऐसे काम कीजिए जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो, माँ बाप का नाम सिर ऊंचा हो, ठीक है, नीचा ना हो। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने में रोजगार नहीं मिलती है। यानी ऐसी बेरोजगारी जो साल के कुछ महीने आपको रोजगार नहीं मिलते हैं। जैसे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में हो सकता है कि कोई 8 महीने ही आपको काम मिले, या हो सकता है किसी को 4 महीने ही काम मिले, बाकी बैठे रहे। तो वैसे बेरोजगार को हम क्या कहेंगे? और ऐसे बेरोजगार किस क्षेत्र में होते हैं? ऐसे बेरोजगार किस क्षेत्र में होते हैं? तो ऐसे बेरोजगार को हम कहेंगे मौसमी बेरोजगार। क्यों? देखो कृषि भी क्या है, कृषि तो ऐसे नहीं कि हमेशा होते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए हमेशा कर सकते हैं, बहुत सारी कृषि है, कृषि में, व्यवसायिक कृषि में। तो क्या होता है, जब धान की खेती आते धान करते हैं, जब गेहूँ का आते गेहूँ करते हैं रबी फसल में, तो हमेशा तो नहीं करते हैं, बीच में कुछ खाली भी रहते हैं। तो वो क्या है, एक मौसमी बेरोजगारी का क्या है, उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन 20 है। फिर आगे आपका पसंद बेरोजगारी निम्न में से किसकी विशेषता है? तो कहाँ कृषि है, कृषि क्षेत्र में होते हैं। अगला है क्वेश्चन 21 है। कर बाजार में कार्य की उपलब्धता और श्रमिकों के बीच कौशल की असंगति से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहेंगे? देखो क्या कह रहा है, फिर वही जो पहले आपको समझाए थे कि आपके कौशल का अनुरूप जॉब नहीं मिल रहा है या आपके कौशल का अनुरूप कार्य नहीं मिल रहा है, तो उस बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? उस बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? तो आपको पढ़ा चुके हैं, उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला आपका है, अगला है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन कर आपका कि जिसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है तब होती है जब कर्मचारी अपने वर्तमान नौकरियां खो देते हैं और दूसरी नौकरियों की खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। अब देखिए, यानी उस बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे जिसमें आप एक नौकरी छोड़ करके दूसरे नौकरी के खोज कर रहे हैं और बेरोजगार हैं। तो ऐसे बेरोजगार को हम क्या कहते हैं? और इस बेरोजगार को खोज बेरोजगार भी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे बेरोजगार को हम बोलते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। चलिए समझाते हैं क्या है ये है क्या। देखिए इसमें क्या होता है ना, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है ना आईआईटी करके या एनआईटी करके, ठीक है, या कुछ भी, कोई डॉक्टर बन के ही क्या करते हैं ना, जैसे आईआईटी है, प्लेसमेंट मिलता है उसको, ठीक है, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, अच्छा खासा सैलरी रहता है, ठीक है, कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो कंपनी में भी जॉब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आप देखें ना कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट जॉब उसको छोड़ देते हैं, आ जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, ठीक है, आ जाते हैं यूपीएससी तैयारी करने के लिए। और जब दिल्ली आते हैं यूपीएससी तैयारी करने के लिए या कहीं भी जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितने लोग वो कंपनी छोड़ कर आए थे, जॉब छोड़ कर आए थे यूपीएससी तैयारी करने, वो सब ही आपका सफलता सबको ही मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। तो उस केस में भी कुछ लोग बेरोजगार रह जाते हैं और यही बेरोजगार आपको कहलाते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। समझ रहे? यानी एक नौकरी तो आपको मिला हुआ है, इसको आप छोड़ दिए दूसरे नौकरी की तलाश में, ठीक है, एक नौकरी आप दूसरा नौकरी आपको मिल जाए तब पहली वाली छोड़ दीजिए, ठीक है, चलेगा। लेकिन पहले ही छोड़ देते हैं, उस केस में जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा नौकरी मिल ही जाए। समझ रहे हैं? तो उसी को कहते हैं हम प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। अगला आपका है क्वेश्चन 23 है। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? देखो नाम से ही क्लियर है, दीर्घकालिक बेरोजगारी। ये प्रश्न ऐसे ही बना सकते हैं, कॉमन सेंस से। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है, यानी गरीबी का
गरीबी का आंकलन कैसे करते हैं बताओ? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, क्या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम गरीबी का निर्धारण करते हैं? परिवार की औसत आय के आधार पर कि यही प्रत्येक परिवार का औसत इनकम कितना है सालाना, उसके आधार पर क्या गरीबी का हम निर्धारण करते हैं? या परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर? उपभोग व्यय करने का अर्थ ये हुआ कि आप खर्च कितना करते हैं, आपका खर्च कितना है। आप जैसे खाने पीने कपड़ा लत्ता इतना जो आपका कार्य है उस पर कितना खर्च है उसके आधार पर। या देश के, ये तो फालतू का ऑप्शन दे दिया, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा आपके अकॉर्डिंग? तो ये इसमें ऑप्शन सी होगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है, उपभोग व्यय, उपभोग मतलब क्या हुआ कि यदि किसी परिवार के, जैसे किसी परिवार है, ठीक है, कोई परिवार है, किसी परिवार में देखना सालाना हो सकता है कि 10 लाख भी खर्च हो, खाने पीने कपड़ा लत्ता घूमने फिरने ये सब हुई, ठीक है। और किसी का हो सकता है कि 2 लाख भी हो सालाना खर्च, और किसी का हो सकता है कि 20 लाख में भी ना हो सालाना खर्च होता हो, और किसी का हो सकता है कि सालाना खर्च 1 करोड़ भी हो। तो आपके परिवार के उपभोग व्यय जो आप खाने पीने कपड़ा लत्ता पानी इस पर जो खर्च करते हैं ना, कितने करते हैं उसके आधार पर आपको तय करता है कि आप गरीब है कि अमीर है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपके उपभोग व्यय के आधार पर ये आपका यानी इसका निर्धारण करते हैं, या इसी को कहते हैं आपका क्रय क्षमता के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन क्या आपका, गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ करने प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपका इंदिरा गांधी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी गरीबी के मापने के लिए सबसे अच्छा है कौन सा? तो ये आपका आया है वर्तमान में बहुआयामी गरीबी सूचकांक। आपको पता होगा भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग करते हैं आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जारी। ठीक है, इसका गणना यही करते हैं, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सम्मिलित तत्व है, यानी इसमें किसको शामिल किया गया है, इसमें क्या क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। तो वो स्वास्थ्य तो शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर, आपका जीवन स्तर कैसा है ये भी इसमें शामिल है। तो इन तीनों का आधार पर डिसाइड करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2 एंड 3। क्या होगा? 1, 2 एंड 3। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन का आपका मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? आपका एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मानव विकास सूचकांक की परिकल्पना किया था, और इसके साथ में अमर्त्य सेन जो भारतीय अर्थशास्त्री है इनका भी योगदान है। यदि आपके एग्जाम में, ठीक है, यदि ऑप्शन यहाँ पर रहता कि ए एंड बी दोनों, तो हम लगाते ए एंड बी दोनों, लेकिन केवल एक ही ऑप्शन है तो पहले आप महबूब उल हक को लगाइएगा। ठीक है, अमर्त्य सेन रहता है ऑप्शन में और दोनों ऑप्शन दिया रहता तो दोनों इसका आंसर होता, लेकिन इस केस में आपका केवल बी होगा। ठीक है, क्या होगा? केवल बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं होता है? तो जीवन प्रत्याशा शामिल है, प्रति व्यक्ति आय शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, लेकिन ये सामाजिक असमानता ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और ये जारी कौन करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करता है। आपको पता होना चाहिए यूएनडीपी ये जारी करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो स्वास्थ्य पोषण, तो ये तो है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, ये सभी शामिल है, लेकिन ये सकल नाम निवेश ये क्या है? ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा यानी इकोनॉमिक्स का ये आपका चौथा क्लास था। ठीक है, इकोनॉमिक्स का चौथा क्लास था। तो पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स पूरे समाप्त करूंगा, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट को चालू करूंगा। ठीक है, या हो सके तो आपको हम अब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
और इकोनॉमिक्स आपको जल्दी ही समाप्त करेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपको शुरू करेंगे। सभी विषय पढ़ाना है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।